लोकल एसईओ का ठीक है, लोकल रिजल्ट क्या होता है ये बताइए, लोकल एसईओ को छोड़ दीजिए, लोकल रिजल्ट क्या होता है ये बताओ। कोई आइडिया इसके बारे में? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया वेज रेस्टोरेंट इन रैप। कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी रिजल्ट सर्च करते हो तो इस टाइप से रिजल्ट आता है, लेकिन हर रिजल्ट पे या हर कीवर्ड्स पे आपको ऐसा मैप वाला ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है जिसमें आपको एक साइड में इमेज दिख रही है, फिर ऊपर में नाम है, रेटिंग्स रिव्यू के बारे में दिखा रहा है, और कई बार बाजू में क्या ऑप्शन आता है, डायरेक्शन और विजिट वेबसाइट का ऑप्शन आता है यदि होता है तो। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट होता है इस रिजल्ट को हम बोलते हैं लोकल रिजल्ट। ठीक है, और इस लोकल रिजल्ट पे यदि आपको अपने बिजनेस को टॉप पे लाना है तो उसके लिए जो एक्टिविटीज होती है उसे हम बोलते हैं लोकल एसईओ। क्योंकि आप जो एसईओ करते हो या जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है उससे आपकी रैंकिंग यहाँ पे नहीं आएगी, कहाँ पे आएगी, इस रैंकिंग में आएगी। मतलब ये जो रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे आएगा। इसका फॉर्मेट कैसा होता है, स्निपेट, मतलब टाइटल, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन, इस फॉर्मेट में आपका रिजल्ट डिस्प्ले होता है। लेकिन ये जो है ये लोकल रिजल्ट है, लोकल लेवल पे अपने आप को टॉप पे लाने के लिए काम किया जाता है, जिसके लिए गूगल आपसे कोई स्पेशली चार्ज नहीं लेता, लेकिन कुछ एक्टिविटीज आपको करनी पड़ती है। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती है, किसी का कोई आइडिया इसके बारे में? बताइए, किसी को कोई आइडिया कि लोकल एसईओ या उस लोकल रिजल्ट पे टॉप पे आने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? वो एक कंटिन्यूअसली अपडेटिंग करना, रिव्यूज लाना, जो कस्टमर आके गए वो। ओके, कंटिन्यूअस अपडेट करना, रिव्यू लाना, यस, बट अकॉर्डिंग टू सबसे की मेजर चीज क्या है? अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, मतलब जैसे अपना टाइटल हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस है जिसको रैंक पे लाना चाहते हो वो गूगल माय बिजनेस पे लिस्ट होना चाहिए। यदि आपका बिजनेस गूगल माय बिजनेस पे लिस्ट नहीं होगा तो ना आप रेटिंग रिव्यू डाल पाओगे, ना टाइटल पे कीवर्ड डाल पाओगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपका बिजनेस गूगल माय बिजनेस में लिस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको ध्यान रखना है NAP, नैप। ठीक है, नैप का मतलब क्या है? एक मिनट ना, क्या हुआ, कहाँ है? हाँ, मेरे को डुप्लीकेट बना के दूंगी, आना आप। ऑफिस की भी और घर की भी। हाँ, ये लो। बार बार चाबी लेने वापस होना पड़ता है। ठीक है, नैप का मतलब क्या है, बाजू में लिखा है नेम एड्रेस फोन नंबर, जो हमने ऑफ पेज एक्टिविटीज में पढ़ा था। ठीक है, इसका मतलब कि आप, जरूरी नहीं कि गूगल में बिजनेस में लिस्ट करो, आप जस्ट डायल में भी लिस्ट करते हो, आप इंडिया मार्ट में भी लिस्ट करते हो, जितने भी आपकी बिजनेस लिस्टिंग साइट है सब जगह आप क्या करते हो, लिस्ट करते हो। ठीक है, तो जहां भी आप लिस्ट कर रहे हो कोशिश करना है कि सब जगह बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर सेम रहे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यूज कीवर्ड, जैसे अभी निकेतन जी ने बोला, कहाँ पे, आपके बिजनेस के टाइटल पे एंड डिस्क्रिप्शन पे, जो भी बिजनेस के बारे में आप कंटेंट लिखोगे या बिजनेस का नाम लिखोगे उसमें कीवर्ड यूज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपलोड बिजनेस फोटोज लाइक लोगोज हो गया, ऑफिस के इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, ये सब आपको क्या करना है, अपलोड करना है, जिससे आपका बिजनेस जेन्युइन लगता, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है वो लगता है, स्पैम नहीं लगता। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे कुछ नया अपडेट हुआ, सपोज आपने दिवाली में कुछ कुछ डेकोरेट किया होगा उसकी फोटोज डाल दी, अभी क्रिसमस गया, क्रिसमस में यदि कुछ एक्टिविटीज हुई है, डेकोरेशन हुआ है, उसकी फोटोज डाल दी। ठीक है, कुछ प्रमोशनल वीडियोस यदि आपने बनाए हैं तो वो आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट है या कुछ नया भी क्रिएट करते हो वो आप वहां पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट एनी अपडेट, अभी नया, अभी नहीं बोलूंगा, कोविड के टाइम से ऑप्शन आ चुका है कि आप क्या करो, आप नए पोस्ट करो, जैसे कि आप सोशल मीडिया में पोस्ट डालते हो, सेम उसी तरीके से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गूगल मैप बिजनेस में भी कोई नया अपडेट है, कोई इवेंट है, कोई ऑफर है, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो, प्लस अलग से कंटेंट का ऑप्शन होता है, कॉल टू एक्शन बटन का ऑप्शन होता है,
वो आप एडिशनल डाल सकते हो। तो जो निकेतन जी रेगुलर अपडेट की बात कर रहे थे, तो गूगल मैप बिजनेस में आप रेगुलर क्या अपडेट करोगे? तो रेगुलर आपको जैसे पोस्ट हम सोशल मीडिया पे डालते हैं वैसे डाल के आपके प्रोफाइल को अपडेट रखना है। ठीक है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेटिंग एंड रिव्यूज। कितने लोगों ने आपके बिजनेस को रेटिंग एंड रिव्यू दिया है, ये भी मैटर करता है। ठीक है। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है? कि सपोज किसी ने रेटिंग और रिव्यू दिया, आपको नोटिफिकेशन आता है कि इस पर्सन ने या XYZ पर्सन ने आपको रेटिंग और रिव्यू दिया। ठीक है। अब आप उसका रिस्पॉन्स कितना फास्ट करो, रिस्पॉन्स मतलब उनका रिप्लाई। अब रिप्लाई में क्या करना है? अब किसी ने आपको रेटिंग रिव्यू दिया मतलब कहीं ना कहीं आपकी तारीफ की, आपके बारे में अच्छा अच्छा बोला, तो उसको थैंक यू मैसेज तो भेजोगे। तो एक रिस्पॉन्स कि थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम, कि आपने मेरे को इतना अच्छा रिव्यू दिया, रेटिंग दिया, जो भी है, एक दो लाइन में पहले से लिख के रखो, ताकि कोई भी रेटिंग रिव्यू देता है तो उसको स्टैंडर्ड वो मैसेज आप कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हो, या तुरंत लिखना है तुरंत लिखो, आपकी चॉइस है। बट आपका रिस्पॉन्स कितना फास्ट करते हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? आपने देखा होगा गूगल मैप बिजनेस में मैसेज भी आते हैं। ठीक है। तो यदि कोई यूजर गूगल में जाके आपके लोकल रिजल्ट में जाके मैसेज करता है आपको, जो भी उसकी क्वेरी है वो, तो आपको एक मैसेज आता है। यदि आपने फोन में गूगल मैप बिजनेस के ऐप डाउनलोड करके रखा है, तो उसमें नोटिफिकेशन आता है और वहां से आप रिप्लाई भी कर सकते हो। जैसा फेसबुक का मैसेंजर है, वैसे गूगल मैप बिजनेस का भी एक मैसेज का ऑप्शन है। ठीक है। तो जितना फास्ट रिस्पॉन्स करोगे, इनडायरेक्टली गूगल को सिग्नल जाता है कि ये बंदा एक्टिव है या ये बिजनेस एक्टिव है। और फ्यूचर में कोई भी बिजनेस के लिए यदि इंक्वायरी करेगा या मैसेज करेगा, तो आप रिस्पॉन्स अच्छा करोगे, तो वो कोशिश करता है कि आपके बिजनेस को टॉप पे दिखाए। कई बार आपने देखा होगा कि रेटिंग रिव्यू कम भी है ना, तो भी आपका बिजनेस ऊपर दिखता है, और आपसे ज्यादा वाला या कोई भी बिजनेस का रेटिंग रिव्यू ज्यादा है तो भी वो नीचे दिखता है। तो क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है। इससे एक्टिवनेस पता चलती है। दो चीज है, या तो रिस्पॉन्स टाइम पहला, दूसरा रेगुलर बेसिस पे आप कंटेंट अपलोड कर रहे हो क्या, मतलब कोई ना कोई न्यूज हो गया, इवेंट हो गया, ऑफर्स हो गया, ये सब अपडेट कर रहे हो क्या। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लस कोशिश करना है, यदि कोई आपको रिव्यू दे रहा है, रेटिंग में तो चलो उसने 4 स्टार 5 स्टार जो दिया वो अपनी जगह है, लेकिन रिव्यू मतलब आपके बारे में लिख रहा है, ठीक है, जो भी उसको अच्छा लगा, यदि वो अपने रिव्यू में आपके कीवर्ड्स को मेंशन करता है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब बेनिफिट ज्यादा मिलता है। क्योंकि यूजर जिस कीवर्ड के लिए टारगेट कर रहा है, वही कीवर्ड आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में तो डाल दिया। ठीक है। लेकिन एसईओ में तो आपने बहुत सारे फैक्टर पढ़े थे वेबसाइट के लिए, वो तो आपने वहां टारगेट कर दी, यहाँ पे तो लिमिटेड ऑप्शन है। तो आपके रिव्यूज में भी यदि कोई कीवर्ड टारगेट करता है, तो आपको उसका फायदा होता है, मतलब बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो आप कोशिश करो कि यदि कोई नोन है, सपोज कोई फ्रेंड्स है, फैमिली मेंबर है, या कोई भी ऐसा है जिसने आपका प्रोडक्ट यूज किया या सर्विस यूज किया है, और वो आपको रेटिंग रिव्यू दे रहा है, इवन आज की डेट में तो कोई यूज नहीं भी करता, तो रिलेटिव फ्रेंड्स की आप हेल्प लेके क्या करते हो, रेटिंग रिव्यू डलवाते हो। तो यदि किसी ने भी यदि आपको रेटिंग रिव्यू दिया है और उसमें प्रॉपर कीवर्ड टारगेट किया हुआ है, या नहीं भी कर रहा था, आप उसको खुद बोलो कि इसमें ये कीवर्ड टारगेट करो, नो ने तो आप बोल सकते हो, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है। और नया नया बिजनेस है तो जनरली जल्दी टॉप पे नहीं आता, एकदम फर्स्ट पोजीशन तो छोड़ दो, टॉप 3 में भी नहीं आता है। तो नए नए बिजनेस को यदि टॉप पे लाना है, तो उसके लिए क्या करो, आप अपने नोन को, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर है, या कोई भी है, उनको बोलो कि जब भी वो आपके शॉप या ऑफिस आए, जो भी आप लिस्ट कर रहे हो, तो भले उसको पता है आपका एड्रेस क्या है, फिर भी गूगल में आपका बिजनेस सर्च करे, जब आपका नाम सर्च करेगा तो कंपटीशन खत्म, आपका बिजनेस टॉप पे पैसे ही दिखेगा। अब उस बिजनेस में डायरेक्शन के ऑप्शन में जाके नेविगेशन ऑन करके आपके एड्रेस तक आए। ठीक है। भले वो फोन अपनी जेब में रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको रास्ता पता है। लेकिन जब आप गूगल में सर्च करके नेविगेशन ऑन करके उसके हिसाब से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो, पहुंचने के बाद आपको बोलता है फाइनली रिच, और उसके बाद आपको रेटिंग रिव्यू देने बोलता है। तो आप फाइनली रिच करके दिखाओगे, तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन यदि इस तरीके से आप करते हो, और भी आपके नोन जो है वो भी एक्टिविटी करते हैं, तो गूगल को एक सिग्नल जाता है कि यार इस बिजनेस के लिए कुछ लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं, और जहां भी है वहां से इस लोकेशन पे आके बता रहे कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, हाईलाइट होता है, और चांसेस है कि आपका बिजनेस गूगल के लोकल लेवल पे दिखना स्टार्ट हो जाए।
क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये एक्टिविटी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। मतलब एक आदमी चार 3-4 बार से ज्यादा यदि वो एक्टिविटी करेगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि स्पैम एक्टिविटी हो रही है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में कोई भी एड्रेस आपको 2-4 बार में याद हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यदि आप बार बार वही कर रहे हो, मतलब स्पैम एक्टिविटी हो रही है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और इवेंट, जो भी अपडेट या कुछ इवेंट है या फेस्टिवल पोस्ट आप डाल रहे हो, कोशिश करो कि आप गूगल माय बिजनेस में भी अपलोड करो, जिससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है? तो इतना यदि आप ध्यान दे के काम करोगे, तो चांसेस है कि आपका बिजनेस गूगल के लोकल लेवल पे रैंक करे। क्लियर है सबको? निकेतन जी, या इसके अलावा और कोई आपको पता है जो आपको लगता है कि हाँ ये भी होता है? बताइए। जैसे वही सबसे मेन तो रिव्यूज और उसका रिप्लाई करना, और जी, जो मेन तो रेटिंग रिव्यूज है। एक और चीज आप कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन आता है क्या, प्रोडक्ट और सर्विस ऐड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल लिखते हो वो तो अपनी जगह है, बट अलग से प्रोडक्ट और सर्विस ऐड करने का ऑप्शन आता है, जिसकी वजह से जब कोई सर्च करता है तो नीचे वो डिस्प्ले करता है। तो यदि आप अपने प्रोडक्ट्स का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, तो आपको और ज्यादा कीवर्ड टारगेट करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में सीधा सीधा लॉजिक है, जो भी कीवर्ड यूजर सर्च कर रहा है, वो कीवर्ड आपके प्रोफाइल में जितना ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट होता है, और आपका बिजनेस टॉप पे आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसके लिए चाहे आपका टाइटल हो, मतलब बिजनेस का नाम हो, चाहे डिस्क्रिप्शन हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे रेटिंग रिव्यू में लिखा हो, आपके प्रोफाइल में ही है ना, तो उससे फर्क पड़ता है। तो वो आपको ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है? तो ये था आपका लोकल एसईओ। ठीक। ना, ओके सर। इसके बाद एक और टॉपिक है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, गूगल एडसेंस। ठीक है, वो भी आपके सिलेबस में है। तो गूगल एडसेंस के बारे में क्या आइडिया है वो बताओ आप लोगों को। सुना होगा बहुत, क्योंकि रेवेन्यू वाली चीज है, पैसा मिलता है वहां से। तो गूगल एडसेंस क्या होता है बताओ, क्या जानते हो उसके बारे में? वही जो मतलब व्यू लाने का, उससे पैसे हाँ। जो यूट्यूब पे व्यू आते, या फिर वो वाला तो। नहीं, व्यू के हिसाब से पैसा आता है, बट उसका लॉजिक कुछ और है। ठीक है? क्या लॉजिक है वो मैं बताता हूँ। बट गूगल एडसेंस है क्या? तो गूगल एड्स के समय आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि गूगल एडसेंस क्या है। गूगल एडसेंस का पीपीटी शायद डिलीट हो गया गलती से, कोई बात नहीं, मैं आपको नोटपैड में बताता हूँ। गूगल एडसेंस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप क्या करते हो, वेबसाइट मोनेटाइज करते हो। ठीक है? मोनेटाइज, वेबसाइट मोनेटाइज करने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको अपने वेबसाइट पे, मतलब गूगल एडसेंस पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है? कैसे अकाउंट क्रिएट करोगे? तो फ्रेश आईडी से क्रिएट कर सकते हो, सब डोमेन नहीं लेता है। मेरे आईडी में बहुत हो गया है, ठीक है, फिर रिजेक्ट कर देगा। जैसे कल आपने किया था कि स्क्रीन शेयर करके मैं बता रहा था, आप करते जा रहे थे, वैसे आपको करना है। तो आज किसको एक्सेस दिया जाए, जो अपने लेवल पे जो बोला जाएगा उसको फॉलो करके काम करोगे। बताओ, ताकि आपको चीजें भी समझ में आ जाए, कैसे गूगल एडसेंस यूज किया जाता है और कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, क्या टर्म्स कंडीशन होती है, सारी चीजें। ठीक है, जब तक आप डिसाइड करो, तब तक हम क्या करते हैं, गूगल एडसेंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। क्योंकि आप अप्लाई तो कर दोगे, लेकिन वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि गूगल एडसेंस की कुछ पॉलिसी होती है, कुछ टर्म्स कंडीशन होता है। क्या टर्म्स कंडीशन होता है? सबसे पहला, गूगल बोलता है कि आपका जो डोमेन है, डोमेन शुड नॉट बी सब डोमेन। क्या होना चाहिए आपका? मेन डोमेन होना चाहिए।
यदि आपको जो मिला है वो सब डोमेन है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, उस टाइप का डोमेन काम नहीं आएगा या उसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते। प्रॉपर जो डोमेन है जैसे www.abc.com, ये प्रॉपर डोमेन। लेकिन यही चीज मैं करता हूँ www.in.abc.com, तो ये क्या, ये सब डोमेन हो गया। आपने एबीसी को यूज करके in.abc.com एक बनाया है, तो ये सब डोमेन को आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, आप मेन डोमेन को मोनेटाइज कर सकते हो। क्लियर है? दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है, क्या कंडीशन है दूसरी, कि आपकी जो एज है, योर एज शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर प्लस। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से 18 ईयर के नीचे आप इनकम करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आपको ट्रांस पेमेंट कैसे किया जाएगा। इसीलिए वो बोलता है कि आपकी एज 18 ईयर प्लस होना चाहिए गूगल एडसेंस में अकाउंट क्रिएट करने के लिए, मतलब ध्यान देने के लिए। ठीक है? इसके अलावा तीसरा, जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट क्या होनी चाहिए, प्रॉपर RWD, मतलब रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन, सिर्फ वेबसाइट डिजाइन होनी चाहिए। ठीक है, RWD बोलो या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन बोलो, एक ही है, उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, मतलब चाहे यूजर मोबाइल से ओपन करे, चाहे यूजर डेस्कटॉप से ओपन करे, लैपटॉप में ओपन करे, लुक एंड फील में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट ना होने की वजह से स्क्रीन साइज छोटी होती है, तो वो एक दूसरे के ओवरलैप करता है, वैसा होगा तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसीलिए वैसी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। चौथा, आपकी जो वेबसाइट स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 3 से 5 सेकंड के अंदर लोड हो जानी चाहिए। इससे ज्यादा टाइम लगेगा मतलब वेबसाइट स्लो है, आपकी वेबसाइट रिजेक्ट होने का चांसेस है। ठीक है, फिर ये दो के अलावा आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट है, वेबसाइट कंटेंट सो नॉट बी कॉपीराइट, कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए। कहीं आपसे कॉपी किया हुआ उठा के ले आओगे जिसकी वजह से ट्रैफिक आ रही है, तो वो कंटेंट एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सिक्स, आपकी वेबसाइट में कम से कम ट्रैफिक, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मिनिमम 500 ट्रैफिक पर डे आपकी वेबसाइट में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि, जैसा आपने बोला निकेतन जी ने कि व्यू के हिसाब से चार्ज मिलता है, एक्चुअली उसका रीजन कुछ और है, बट इनडायरेक्टली व्यू मैटर करता है। जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट में आएंगे उतना ज्यादा लोग वेबसाइट देखेंगे, जितना ज्यादा लोग वेबसाइट देखेंगे उतना ज्यादा इंप्रेशन होगा। इंप्रेशन इन द सेंस, अलग अलग एडवर्टाइजर का एड आपके वेबसाइट में दिखेगा, तो जब भी कोई यूजर वेबसाइट विजिट करेगा तो वो एड भी दिखेगा। एड दिखा मतलब सामने वाले का इंप्रेशन काउंट हुआ। क्योंकि गूगल एड्स, एडसेंस में पेमेंट मेथड कैसा होता है कि जो भी एडवर्टाइजर पे करता है उसका ऑन एन एवरेज 50% गूगल रखता है और 50% वेबसाइट ओनर को रहता है जिसकी वेबसाइट में ऐड दिख रहा है। तो सपोज किसी एडवर्टाइजर ने बोला कि मैं 5 रुपए पे करने के लिए रेडी हूँ, तो 2.5 रुपए आपको देगा और 2.5 रुपए गूगल खुद रखेगा। ठीक है, तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंप्रेशन वाइज पे कर रहा है या क्लिक के हिसाब से पे कर रहा है। यदि सामने वाला क्लिक के हिसाब से पे कर रहा होगा तो आपकी ऐड में 10 बार भी ऐड दिखेगा ना, जब तक यूजर क्लिक नहीं करेगा तब तक आपको पे नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, इसीलिए घूम फिर के बोला जाता है कि जितने ज्यादा लोग वेबसाइट को विजिट करेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलने का चांस है, क्योंकि उतना ज्यादा इंप्रेशन या क्लिक होने का चांस है घूम फिर के। क्योंकि आपने गूगल एड्स में पढ़ा है पेमेंट मेथड दो ही होता है, सीपीसी और सीपीएम। ठीक है, अब आप यदि सोचोगे कि एडवर्टाइजर पे नहीं कर रहा है, गूगल आपको पे कर रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा आपके वेबसाइट में ऐड दिखा के गूगल आपको यदि पे कर रहा है तो गूगल को कुछ फायदा होगा तभी तो आपको पे करेगा। बैठे बैठे वो लोगों को पैसा दे रहे हैं तो नहीं बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है वो जैसे जैसे टर्म्स कंडीशन के हिसाब से एड रन करने बोलता है, तो वो गूगल को पे करता है, और गूगल के पास लिमिटेड प्लेस है ना,
खुद का सर्च इंजन है, यूट्यूब है, उसके अलावा क्या है उसके पास अभी ऐड दिखाने के लिए? नहीं है। तो उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। इंटरनेट पे 60% एड गूगल्स के थ्रू रन होता है, ये हमने गूगल एड्स के समय पढ़ा था। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितने ज्यादा अलग अलग वेबसाइट और ऐप के साथ टाई अप होगा, वहां पे ऐड दिखेगा। अब उतना बड़ा नेटवर्क होने की वजह से लोग गूगल को पे करते हैं। अब गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट और ऐप में ऐड दिखाता है, लेकिन उसका 50% खुद रखता है, क्योंकि एडवर्टाइज वो कर रहा है, एडवर्टाइजर उसके पास आया है, पूरा सेटिंग और पूरा प्लेटफॉर्म उसने बनाया है। लेकिन क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी में ऐड दिख रहा है, इसलिए उस प्रॉपर्टी का इनडायरेक्टली वो आपको रेंट पे करता है। ठीक है। तो वो बोलता है मिनिमम 500 ट्रैफिक पर डे आनी चाहिए, तब तो कुछ ऐड दिखेगा। ट्रैफिक ही नहीं आएगी तो फिर ऐड किसको दिखेगा, तो आपको फायदा ही नहीं होगा। ठीक है। और 7 पॉइंट, आपकी जो वेबसाइट है, वो बोलता है कि वेबसाइट शुड बी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। ठीक है। क्यों 6 महीना पुरानी होनी चाहिए बोलता है, क्योंकि एकदम से नए वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आता। 6 महीना पुराना होगा तो थोड़ा बहुत एसईओ करोगे, थोड़ा बहुत ऐड रन करोगे, जो भी आप मेथड यूज करो, एटलीस्ट उसमें थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी, तभी तो कुछ काम होगा। बिना ट्रैफिक के काम ही नहीं होगा। इसीलिए 6 महीना पुरानी होनी चाहिए बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा, या मैं बोलूँ लास्ट ऑप्शन क्या है, आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यदि आपकी वेबसाइट में स्पेस नहीं है ऐड दिखाने के लिए, तो आपका वेबसाइट ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गूगल ऐड दिखाएगा तो जो स्पेस उसको मिनिमम चाहिए, उतनी स्पेस आपकी वेबसाइट में नहीं है, तो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ 8 कंडीशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब ये तो कुछ कंडीशन थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये हम ध्यान में रख के अप्लाई करेंगे तो चांसेस है कि हमारा अप्रूवल जल्दी हो जाए। क्योंकि एक बार आपका यदि अकाउंट रिजेक्ट होगा, तो 3 महीने तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। फिर वेट करो 3 महीने, 3 महीने के बाद वापस अप्लाई करोगे। तो बेटर है कि आप पहले से ही क्रॉस चेक कर लो और उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। कैसे गूगल एडसेंस में अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या बेसिक सेटिंग्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बट इसके लिए क्या चाहिए, एक फ्रेश अकाउंट चाहिए, ताकि आपको जीरो से पता चले। उसके लिए कौन अकाउंट मतलब स्क्रीन शेयर करेगा बताओ, तो मैं आपको एक्सेस देता हूँ, ताकि आप उसके हिसाब से प्लान करके देखो। बताइए किसको एक्सेस दिया जाए। तो मुझे दे दो, देखो लेकिन आप तो ये, हाँ, मुझे दे दो, लेकिन थोड़ा अगर कनेक्शन होगा तो उतना 1-2 मिनट वेट करना कनेक्शन, पड़ेगा। ओके, ठीक है ना, देखते हैं। तो मैं आपको एक्सेस देता हूँ, मेक अ होस्ट। आपका दो है, कौन से वाले में एक्सेस देना है? बताइए एक्सेस किस में देना है आपको? और सिर्फ निकेतन वाले में। ओनली निकेतन वाले में ना? हाँ, जिसका माइक ठीक है। ऑफ है। जी, ठीक है। आपको होस्ट बना दी गया, आप स्क्रीन शेयर करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। हो गया सर। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। अब गूगल में सर्च करो, गूगल एडसेंस।
साइन इन करो। नो एडसेंस अकाउंट, ठीक है ना, साइन अप करो, उसमें नीचे लिखा हुआ है देखो। साइन अप। हाँ क्लिक करो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना। ना जो भी जीमेल आईडी से करना है उससे लॉगिन करो। ना ऊपर में क्या बोल रहा है, योर साइट, आपके डोमेन का नाम बताना है। तो आपके पास कोई भी डोमेन है तो उसका यूआरएल डाल दो, क्योंकि सब डोमेन तो लेगा नहीं। या फिर जो आपका डोमेन है, आईटी मास्टरी वाला जो डोमेन है, स्टार्टिंग का मेन जो है उसको छोड़ के जो IT mastery.xyz जो है वो डाल दो यहाँ पे, तो वो ले लेगा अभी। ठीक है। और यदि आप YouTube मोनेटाइज करते हो तो YouTube में भी गूगल एडसेंस में अकाउंट क्रिएट होता है, तो उस वक्त बाय डिफॉल्ट क्या करता है, आपके YouTube चैनल का यूआरएल ले लेता है। ठीक है। तो तो वो भी वो कर डालना सकते हो, बट चैनल मोनेटाइज नहीं करना है तो आप क्या करो, आप IT मास्टरी वाला जो यूआरएल है वो डाल दो। ठीक है। IT मास्टरी। ठीक है। उसके बाद गेट मोर आउट ऑफ गूगल एडसेंस, मतलब आपको ये कुछ नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन मतलब कोई अपडेट या इम्प्रूवमेंट के सजेशन वगैरह यदि गूगल भेजेगा तो नीड है। यस करोगे तो आपके मेल आईडी पे आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो आपके हिसाब से आप क्या करना है वो आप देख लो। जनरली यस रखो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको कुछ ना कुछ सजेशन मिले और उसके हिसाब से आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नीचे आपकी कंट्री सेलेक्ट करो, ताकि उसके हिसाब से उनका जो भी पेमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से वो प्लान करेगा। तो अभी इंडिया डाल दो। ठीक है। टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो नीचे टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर लो और स्टार्ट यूजिंग एडसेंस क्लिक करो। नीचे नीचे हाँ। तो ये क्या है, गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड है, मतलब आपका गूगल एडसेंस में अकाउंट क्रिएट हो गया है। बट आपको भी बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी, जैसे कि सपोज टेल अस अबाउट में नीचे आओ। टेल अस अबाउट में आपको क्या करना है, देखो इधर राइट हैंड साइड में दो बॉक्स दिख रहा होगा, पेमेंट और उसके नीचे लिखा है टेल अस अबाउट यू रिक्वायर्ड। उसके नीचे एंटर इन्फॉर्मेशन, उसमें क्लिक करो अभी। हाँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपका नाम, बिजनेस का नाम, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो। ठीक है। अकाउंट टाइम पर्सनल है कि बिजनेस है, एड्रेस क्या है, ये सब इसलिए मांगता है ताकि जब आपका मिनिमम $10 की अर्निंग हो जाती है तो उसके बाद आपके एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन एनवलप भेजता है, जिसमें वेरिफिकेशन कोड होता है। वो कोड डाल के जब आप वेरीफाई करोगे उसके बाद ही क्या होगा, आपका अकाउंट डिटेल डालने का ऑप्शन पूछेगा। अभी आपको कहीं पे भी अकाउंट डिटेल ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो $10 की इनकम होने के बाद अकाउंट डिटेल पूछेगा, और वो वेरीफाई होने के बाद, तो अकाउंट डिटेल डालने के बाद ही ट्रांजेक्शन होगा। दूसरी चीज, गूगल एडसेंस में ट्रांजेक्शन कैसे होता है, जब आपका टोटल रेवेन्यू, मतलब जो भी अर्निंग आपकी हो रही है वो अर्निंग $100 हो जाएगी, तब आपको ट्रांजेक्शन होगा। मतलब मिनिमम, चाहे वो यूट्यूब से करो चाहे यहाँ से करो, घूम फिर के दोनों का प्लेटफॉर्म गूगल एडसेंस है। तो गूगल एडसेंस में यदि आपका टोटल रेवेन्यू $100 या उससे ऊपर होता है तब आपका ट्रांजेक्शन होता है। लेकिन ये मंथली साइकिल चलता है ना, ऐसा नहीं कि अभी आपने उतना कमाया तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं, उनका जो मंथली साइकिल चलता है, उस मंथ में यदि आपका टोटल रेवेन्यू एक महीने का $100 प्लस होगा तो आपको ट्रांजेक्शन होगा, नहीं तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के लिए, जैसा हमने एफिलिएट मार्केटिंग में अमेजोन का देखा। ठीक है। नाउ
अब ये जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो डालना है वो डाल के सबमिट कर दो। अकाउंट टाइप में जो लिखा हुआ है बिजनेस, ठीक है, सबमिट कर दो अभी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपके जीमेल आईडी से उसने फेच कर लिया है। ठीक है, अब एड सीन्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी हाउ एड्स लुक ऑन योर वेबसाइट। आपको एक्सप्लोर करके देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि एक और ऑप्शन आता है वेबसाइट का, बिना वेबसाइट वेरीफाई किया नहीं आएगा। जिसकी ये रहा नीचे दिख रहा है, कनेक्ट योर साइट टू गूगल एडसेंस, कंपलसरी है। तो इसके लिए क्या करना है, आप लेट्स गो में क्लिक करो एक बार। नाउ अब आपको यहाँ पे एक चीज बोल रहा है, क्या, वेरीफाई साइट ओनरशिप। क्योंकि ये मैं कोई भी रेंडम वेबसाइट जिसमें अच्छे खासे ट्रैफिक आ रही है उसको उठा के अपने आईडी से बना के डाल दूंगा, तो उसका रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए गूगल बोलता है कि आप अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस से कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करोगे, तो आप वेरीफाई करो कि आप इसके ओनर हो। कैसे वेरीफाई करोगे, तो इसने कोड दिया हुआ है, इस कोड को आप अपने वेबसाइट के कहाँ पे डालना है, होम पेज के हेड सेक्शन पे इसको डालना है। ठीक है, तो जब आप इस कोड को कॉपी करके होम पेज के हेड सेक्शन में डालोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, होम पेज के दोस्त ने चेंज कर दिया, क्या बोल रहा है, टैग ऑन ईच पेज ऑफ योर साइट, मतलब हर पेज के होम पेज में आपको ये कोड डालना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो जैसे यहाँ से कॉपी करोगे, तो वेबसाइट के होम पेज में या किसी भी पेज में ये कोड कब डालेगा, जब उसके बैकएंड का एक्सेस है, बैकएंड मतलब सी पैनल का एक्सेस आपके पास है। तो जब तक आपके पास एक्सेस नहीं तब तक नहीं डाल पाओगे, और ये किसके पास होगा, वेबसाइट ओनर के पास। तो घूम फिर के देखा जाए तो वही वेबसाइट को आप वेरीफाई कर सकते हो या उसके लिए मोनेटाइज कर सकते हो जो आपकी खुद की है, किसी भी रैंडम के लिए नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए तो रहने दो, क्योंकि आपकी आईटी मास्टरी वाला डोमेन आपका नहीं है। ठीक है, होता तो ये कोड कॉपी करके हम वहां डालते या डेवलपर को देते यदि हमारी है तो, और वेरीफाई करा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको क्लोज कर दो। खाली आपको कॉपी करके वेबसाइट के हेड सेक्शन में डालना है और वेरीफाई करना है। वेबसाइट में डालने के बाद एक बार डल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ बेसिक सेटिंग करनी है। जैसे कि नीचे आप आ जाओ, कहाँ पे, ऐड में एक बार क्लिक करो। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो ऐड दिखेगा, हाँ ऐड में क्लिक करो ना। ऐड में क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देगा, ये सब, ये जो भी ट्यूटोरियल बता रहे हैं इसको स्किप कर दो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके स्टिक वो कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है बाय साइट, बाय एड यूनिट और ग्लोबल। ठीक है, तो कौन सी वेबसाइट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नीचे दिखा रहा है बाय एड यूनिट पे जाओ। यहाँ पे रिकमेंडेड फर्स्ट वाला क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या करना है, रिस्पॉन्सिव में जाना है, मतलब स्क्वायर और ये सब दिया हुआ है, एड साइज में रिस्पॉन्सिव लिखा है, यही रखो ताकि वो अपने हिसाब से वो कर लेगा। ऊपर में नेम ऑफ योर एड यूनिट में क्या करोगे, जो भी साइज ऊपर में जो साइज दिया हुआ है, स्क्वायर हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, उस साइज के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट में जो स्पेस है उसके हिसाब से आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करो। उसके अकॉर्डिंग एड यूनिट का जो भी नाम देना है आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि किसी को दिखेगा नहीं, वो लिखो। और उसके बाद क्रिएट, जैसे क्रिएट करोगे तो आपको वो क्या करेगा, एक कोड देगा। कौन सा कोड देगा, जिससे वो हर एडवर्टाइजर का एड आपके वेबसाइट में दिखा पाएगा। ठीक है, तो जैसे क्रिएट करोगे ये कोड दिया हुआ है, HTML और AMP दो दिया हुआ है। HTML मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल में डलता है, AMP मतलब स्पेसिफिक मोबाइल के लिए बना हुआ होता है। यदि कोई ऐसा पेज है आपका वेबसाइट में जो AMP वर्जन है, मतलब मोबाइल के लिए बना हुआ है, जो डिवाइस ट्रैक करके उसको दिखाता है, तब AMP वाला यूज करोगे, अदरवाइज HTML कोड। लेकिन इसको कहाँ डालना है, बॉडी में डालना है। कौन से वेबसाइट के या कौन से पेज के बॉडी में डालना है, जहां पे आपके पास स्पेस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सारे पेज में डालोगे, ये एक ही पेज में जाएगा, और उस पेज में जाएगा जहां पे स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, हर पेज में है तो हर पेज में डालोगे, और लिमिटेड पेज में है तो उसमें डालोगे। ठीक है, क्योंकि गूगल यही कोड है जिससे आपका डेटा, मतलब एडवर्टाइजर का एड आपके वेबसाइट में दिखाएगा, बार बार आपसे पूछेगा नहीं वो। आपने एक कोड डाल दिया, मतलब आपने उसको परमिशन दे दी कि इस पेज में जहाँ जगह दिख रही है जो आपने छोड़ी होगी गूगल एड्स के लिए, वहां पे ऐड दिखाना, तो अपने हिसाब से फिर उसको
मैनेज कर लेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सर अब ये टैग भले गूगल टैग मैनेजर से भी यूज हो सकता है ना? गूगल टैग मैनेजर से यूज नहीं होगा, उससे यूज नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर में हेड वाला कोड जाता है, बॉडी वाला कोड नहीं जाता। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, कैसे पता चलेगा काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या पता गूगल ने अपडेट कर दिया होगा। तो जो आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है गूगल टैग मैनेजर में, यस सर। जहाँ पे आप प्रीव्यू करके चेक करते हो ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप ये एचटीएमएल कोड है, गूगल एडसेंस का ऑप्शन वहां पे मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, तो वहां पे कस्टम एचटीएमएल का जो एक ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके एज इट इज ये कोड वहां पे डाल देना। और कौन से पेज से ट्रिगर करना है, सारे पेज होगा तो ऑल पेज सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज स्पेसिफिक पेज है तो वो सेलेक्ट करके क्रिएट करो। और एक बार प्रीव्यू करके चेक करना। जब प्रीव्यू करके चेक करोगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है, मतलब काम कर रहा है, तो आपका गूगल टैग मैनेजर भी काम हो जाएगा। और नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपको आपकी वेबसाइट में डालना। तो ये आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, अब बोलने का मतलब ये है कि चलो ये आपने कर लिया, लेकिन गूगल जब आप अप्लाई करते हो, जैसे कि अभी आपने अकाउंट क्रिएट किया, आपने ये ऐड वाला कोड निकाल के डाल भी दिया, वेबसाइट वेरीफाई भी कर ली, फिर भी ऐड आपकी वेबसाइट में नहीं दिखेगा। गूगल 2 से 3 दिन का टाइम लेता है, आपके वेबसाइट के कंटेंट को रीड करता है, आपके ट्रैफिक को चेक करता है, टाइमिंग देखता है, सारा चीज एनालाइज करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद बताता है कि आप गूगल एडसेंस के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आपको एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया। जो भी है वो आपके मेल आईडी, जो भी मेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया, उस मेल आईडी पे मेल आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा। और यदि एलिजिबल हो गए तो फिर आपकी वेबसाइट में ऐड दिखना स्टार्ट होगा, और नहीं तो नहीं। ठीक है, लेकिन 2 3 दिन लगता है। अब आपके पास कंट्रोल होता है कि कौन सी कैटेगरी का ऐड आपको दिखाना है, कौन सी कैटेगरी का नहीं। बाय डिफॉल्ट ऑल कैटेगरीज ओपन होती है। ठीक है, लेकिन आपको कंट्रोल करना है कि स्पेसिफिक ये कैटेगरी का ऐड मेरे वेबसाइट में नहीं दिखना चाहिए। तो उसको ब्लॉक कर सकते हो। कैसे ब्लॉक कर सकते हो, तो ये वाला स्क्रीन को क्लोज करो, मतलब आपको, हाँ उसको क्लिक करो, यहाँ पे नीचे आ जाओ और ब्रांड सेफ्टी में एक बार क्लिक करो। हाँ, कंटेंट में क्लिक करो। हाँ, ब्लॉकिंग कंट्रोल लास्ट वाला, यहाँ पे आपके पास पूरी कैटेगरी रहेगी ये। ठीक है, आप चाहो तो एडवर्टाइजर यूआरएल, अलग अलग इंडिविजुअल यूआरएल भी डाल सकते हो कि ये टाइप का ऐड नहीं दिखाना है। स्पेसिफिक कैटेगरीज भी है। अभी फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी में क्लिक करो, बाकी कैटेगरी आप खुद देख लेना। फिर जनरल कैटेगरीज में एक बार क्लिक करो। अब आपके सामने कोई भी कैटेगरी जब आप सेलेक्ट करोगे, तो उससे रिलेटेड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आएगी। ठीक है, अब जिसकी दिखा रहा है अपीयरल में 18 नंबर ऑफ सब कैटेगरीज है, उससे रिलेटेड सब बाय डिफॉल्ट अलाउ है। ठीक है, अब आपको लगता है कि मेरे को ऑटो एंड व्हीकल्स का ऐड मेरे वेबसाइट पे नहीं दिखाना है, तो आप उसको क्या करोगे, बटन ऑन कर दोगे, मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो उस कैटेगरी का ऐड आपके वेबसाइट में नहीं दिखेगा। सेम विथ और भी जो कैटेगरी आपको लगती है, सब में कुछ ना कुछ कैटेगरी होगी और उसकी सब कैटेगरीज आपको दिखाएगा। तो आप जैसे ही उसको ऑफ करोगे तो वो सारे कैटेगरी के ऐड आपके वेबसाइट में नहीं दिखेंगे। तो आपके पास कंट्रोल है, स्टार्टिंग में आप ये सारा चीज क्या करते हो, सेट कर सकते हो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, क्योंकि पता चला ऐसा कुछ ऐड दिख रहा है आपकी वेबसाइट में जो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है, या फॉर एग्जाम्पल आपकी इमेज खराब कर रहा है, तो बेटर है कि वो आप उसको हटा ही दो। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आओगे तो रिपोर्ट्स में एक बार आ जाओ। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाएगा। क्या डिटेल दिखाएगा, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, डे वाइज सेलेक्ट करो, मंथ वाइज सेलेक्ट करो, जैसे भी सेलेक्ट करो, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट में कितने ऐड दिखे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको नंबर ऑफ पेज व्यू, व्यू इम्प्रेशन, इम्प्रेशन आरपीएम, ये अलग अलग क्या आएगा आपके सामने, डिटेल आएगी। कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने देखा, कितना इम्प्रेशन हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका डेटा दिखाएगा। ठीक है, अब जो भी डेटा होगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन तभी होगा जब आपका मिनिमम $100 मंथ में होगा। ठीक है, अब
उसी के नीचे पेमेंट का एक ऑप्शन था, क्लिक करो उसमें, लेफ्ट हैंड साइड मेन्यू ऑप्शन पे आ जाओ, वहां पे नीचे रिपोर्ट्स के नीचे और स्क्रॉल करो, आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, क्लिक करो एक बार उसमें, पेमेंट इन्फॉर्मेशन में। क्या दिखा रहा है? पेमेंट अकाउंट, और ये यहाँ पे देखो डिटेल दिखा रहा है, यू आर अर्निंग पेड मंथली इफ टोटल मिनिमम $100। ठीक है, नीचे ट्रांजेक्शन और कुछ भी नहीं दिखा रहा है, एड टैक्स इन्फो करके बोल रहा है, लेकिन अभी आप उसमें क्लिक भी करोगे तो डिटेल डालने नहीं बोलेगा, क्योंकि मिनिमम जब आपका वो हो जाएगा $10, तब आपका ट्रांजेक्शन का मतलब डिटेल, अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल जो भी डालने का बोलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब कितना पेमेंट हुआ है, टोटल कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना ट्रांजेक्शन हो चुका है, सब आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और ये बेसिक आपको इतना करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद तो फिर आपकी वेबसाइट में आपको काम करना है। अब सवाल ये है कि सपोज मैंने वेबसाइट में काम करके मोनेटाइज कर लिया, तो एक बार काम करके मोनेटाइज करने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे यूट्यूब में आपको नया नया वीडियोस बना के डालना पड़ेगा, आपने एक बार 15 20 50 वीडियो बना के डाल दिया, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी नया वीडियो बना के नहीं डालोगे, तो यूट्यूब की पॉलिसी है, उसका एल्गोरिदम क्या है, ऐसे कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है जो एक्टिव एक्टिव है, जो रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालते हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट देता है। सेम विथ वेबसाइट मोनेटाइजेशन में, यदि आपको अपने वेबसाइट में ऐड दिखानी है, तो आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आनी चाहिए। ट्रैफिक कब आएगी? जब आप उसका प्रॉपर तरीके से ऑन पेज ऑफ पेज करोगे, मतलब एसईओ करोगे। जितना अच्छा एसईओ होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक आएगी, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगी उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलने का चांस है। तो घूम फिर के आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना पड़ेगा, नया नया कंटेंट वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, ताकि ज्यादा क्राउड आपके पास आए और ज्यादा ऐड दिखे और उसके बदले ज्यादा रेवेन्यू जनरेट। ठीक है, मतलब घूम फिर के आपके वेबसाइट में आपको एसईओ करना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा है वो, या फिर आप पेड एक्टिविटी करके ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। बट जो भी है, आपके वेबसाइट में जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी तब तक आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम विद यूट्यूब, आपने कितना भी अच्छा वीडियो बना के डाला हो, जब तक उस वीडियो को लोग देखेंगे नहीं तब तक किसी का ऐड दिखेगा नहीं, और जब ऐड दिखेगा नहीं तो कहीं ना कहीं आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। इसीलिए वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या था आपका गूगल एडसेंस। ठीक है, तो बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है, क्योंकि एक बार यदि आपने अप्लाई किया, जैसे कि अभी आपने वेबसाइट का कोड डाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपने वेबसाइट का कोड डाला और सब चीज किया और इनकेस सपोज रिजेक्ट होता है, तो 3 महीने तक फिर वापस हम नहीं कर सकते। तो वेरिफिकेशन चेक में यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लिक करो, देखो क्या दिखाता है, देखते हैं, क्योंकि गूगल भी आजकल नए नए आते रहता है। क्या बोल रहा है? वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल जब आप डालोगे, अभी तो वो रिव्यू में गया हुआ है, तो जब आपका $10 हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि आपके एड्रेस पे वो कोड जाएगा, उसके बाद ही आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो, तब तक पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पहले अकाउंट डिटेल का ऑप्शन ही नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? यस सर। तो ये कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको आप प्रॉपर तरीके से करोगे तो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है? गूगल एडसेंस आपने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन गूगल एडसेंस में गूगल कौन सी कैटेगरी का एड कब कब दिखाएगा ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एक अलग से ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हैं या ट्रैवलिंग वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें काम करते हैं, मतलब ट्रैफिक जनरेट करते हैं, कंटेंट लिख के सारी चीज करके, और उसमें से क्या करते हैं, गूगल दो तरीके से काम करता है। जैसे आपको बताया क्या, सीपीसी और सीपीएम के हिसाब से एडवर्टाइजर से चार्ज लेता है, तो जैसे चार्ज लेगा उसके हिसाब से वो आपको पे करेगा।
ठीक है, सामने वाला यदि इंप्रेशन के हिसाब से ऐड रन कर रहा है तो जब 1000 इंप्रेशन होगा तो उसका जो चार्ज है उसका 50% आपको रखेगा, 50% वो खुद रखेगा। तो इंप्रेशन में कम पैसा मिलता है, क्लिक्स में ज्यादा पैसा मिलता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब मेहनत करके कंटेंट डाल रहे हैं, ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं एसईओ करके, तो वो आधा स्पेस क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए रखते हैं और आधा स्पेस गूगल एड्स को दे देते हैं। कैसे? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एक काम करो, आप ही सर्च करो न्यू टैब ओपन करके, क्या, बेस्ट स्मार्टफोन या बेस्ट स्मार्ट वॉच जो भी है, अंडर जो भी एक बजट के हिसाब से, और देखो नंबर 1 पे कौन सी वेबसाइट आ रही है। न्यू टैब पे ओपन करो, इसको एज इट इज रहने दो, ये इसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर्च करो न्यू टैब में। क्या वो सिस्टम हैंग हो गया? भाई योर स्क्रीन आवाज आ शेयरिंग इज रही है? पॉज। हेलो। स्क्रीन शेयर है बट अटक गया है। नहीं, वो पॉज बता रहा है। योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज। रुको हाँ मैं तो ऑन फिर कर से। लो। अभी आई क्या? हेलो। हाँ अभी दिख। तो न्यू टैब में ओपन करो। ये एक बार स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करके फिर से ऑन करो। हाँ ओपन तो हो रहा है, हाँ दिख रहा है, अभी सबको दिख रहा है। ना, अभी आपने डाला है न्यू वॉच, आप डालो न्यू स्मार्ट वॉच, अंडर जो कोई भी एक बजट ऐसा लिखो। कि अभी जो आप डाल रहे हो वो खरीदने के हिसाब से कीवर्ड था, आप जानना चाहते हो तो उसके लिए वैसा लिखो, न्यू स्मार्ट वॉच फॉर मैन, कोई दिक्कत नहीं, अंडर जो भी आपका बजट है। अभी जो आ रहा है ऊपर में इसको हम बोलते हैं शॉपिंग एड। ठीक है, नीचे आ जाओ। ये अमेजोन आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नीचे आओ। अभी नीचे में क्या दिख रहा है, सेकंड नंबर पे gadgets360.com, क्लिक करो उसमें एक बार। क्या gadgets360 वॉच बेचता है क्या? नहीं, वो नहीं। एक मीटर का काम कर रहा है, आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा है। क्या नॉलेज दे रहा है? नीचे स्क्रॉल करो, अब इसमें स्मार्ट वॉच अंडर 5000 इन इंडिया लिखा हुआ है। नीचे स्क्रॉल करो तो आपको दिखा रहा है नंबर फर्स्ट पे कौन सा है। तो वन प्लस का कोई वॉच है जो 4998 का है, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अमेजोन क्रोमा करके लिखा हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, ऐड दिख रहा है अलग अलग। ठीक है, तो वो भी जो ऐड नहीं है, काइंड ऑफ देखोगे तो वो अमेजोन, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी है, उस जगह को उसने अमेजोन को सेल कर दिया है, उतनी जगह को, क्योंकि उसके वेबसाइट में उतनी ट्रैफिक है तो वहां से रेवेन्यू कमा रहा है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो मे भी शायद गूगल को भी उसने जगह दिया हुआ है। ठीक है, तो गूगल अपना ऐड दिखाएगा। ठीक है, दिख रहा है ऊपर में लंबा पट्टा है, उसने अमेजोन को भी दिया है। ये सब जो दिख रहा है क्रॉस का ऑप्शन लास्ट में, प्रॉपर लोड हो जाएगा तो आपको क्रॉस के बाजू में आई का आइकॉन दिखेगा। क्लिक करोगे तो उसमें क्लिक नहीं करना, खाली कर्सर आएगा तो लिखा हुआ मिलेगा क्या, एड बाय गूगल। ठीक है, तो ये सब गूगल के थ्रू रन हो रहा है, नीचे वाला उसने फिक्स कर दिया है। और नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, तो हर एक फोन मतलब स्मार्ट वॉच पे आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट का नाम दिखेगा और बाजू में उसका प्राइस दिख रहा है। ठीक है, आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट उस वेबसाइट पे चले जाओगे, तो वो जो लिंक है वो एफिलिएट लिंक है। ठीक है, मतलब सामने वाला क्या कर रहा है,
उसको पता है कि लोग इस टाइप से चीजें सर्च करते हैं, तो उसने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उस आर्टिकल पे उसने काम करके एसईओ किया। अब पता है कि जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो मेरा रैंक पे आएगा, तो लोग यहाँ पे वेबसाइट विजिट करेंगे तो ट्रैफिक आएगी। अब ट्रैफिक से क्या हो रहा है, उसको एक चीज पता है, क्या पता है, एफिलिएट मार्केटिंग में पेमेंट कब मिलता है, जब मेरा प्रोडक्ट सेल होगा, मतलब जब आपकी मार्केटिंग की वजह से प्रोडक्ट सेल होगा तब रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, देखेंगे, बट प्रोडक्ट लेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन जितने भी लोग वेबसाइट में आएंगे, टॉप पे मिनिमम ऊपर में जितना भी दिख रहा है उतना तो दिखेगा, भले वो नीचे स्क्रॉल करे ना करे। तो ऊपर वाली पोजीशन किसको दे दी है, गूगल को दे दी है। गूगल को दिए तो क्या होगा, जब भी कोई यूजर आएगा तो उतना हिस्सा दिखेगा, मतलब किसी का भी ऐड दिखेगा तो वो यूजर देखेगा उतना, तो कहीं ना कहीं वो इंप्रेशन में काउंट होगा। और उससे सामने वाला क्या करेगा, मतलब गूगल चार्ज करेगा, और चार्ज करेगा तो उसका रिवेन्यू आपको भी मिलेगा। तो दोनों तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रेशन और क्लिक्स में जो अमाउंट मिलेगा उसका 50% मिलता है। लेकिन क्योंकि इतना सारा बता रहे हो, उसमें से कुछ परसेंट लोग भी क्लिक करके यदि XYZ, Amazon, फ्लिपकार्ट किसी में भी जाते हैं और वहां से वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसका कमीशन आपको मिलता है। तो वहां से फिर रेवेन्यू आप कमीशन मिलेगा। तो सपोज 10,000 का फोन है या 5,000 का वॉच है, 5,000 में से मैं 500 रुपये टैक्स वैक्स को भी हटा देता हूँ, तो 4,500 का यदि मैं बोलता हूँ 5% भी आपको कमीशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं 100-150 रुपये तो आपको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, एक ही बार में आपको बेनिफिट हो गया। वहीं पे यदि कोई 20,000 का फोन लेता है तो 20,000 का 5% या जो भी उसका परसेंटेज होगा, उसके हिसाब से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो आप दोनों यूज करो, ताकि इधर से भी कमाओ और इधर से भी कमाओ। ठीक है, तो आपके ऊपर है। लेकिन ये बताने का मतलब क्या है, आप ऐसी जगह एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो आप, तो अपने वेबसाइट पे ऐसे कंटेंट एफिलिएट मार्केटिंग वाले डालो जो उससे रिलेटेड हो। जैसे कि यहाँ पे वॉच है तो वॉच से रिलेटेड चीजों का लिंक डाला हुआ है। ठीक है, यदि आप फोटोग्राफी टिप्स दे रहे हो तो फोटोग्राफी टिप्स में आप लेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स अमेजोन के डाल सकते हो, कैमरे का निकाल के डाल सकते हो। तो वो सारा चीज आपको वहां पे ध्यान रखना है। मतलब सेम टॉपिक से रिलेटेड ऐड है तो रिलेवेंट होगा, और क्लिक करने का चांसेस बढ़ जाएगा, या दिखने का या इंटरेस्ट लेने का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि आपका जो ऐड है वो ऐसी टॉपिक से रिलेटेड है जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका कंटेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ऐड जरूर दिखेगा, या आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपने लिंक डाला है वो दिखेगा जरूर, बट लोग उससे परचेज नहीं करेंगे, तो आपको वहां पे बेनिफिट या रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उस चीज का हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। तो आप मेहनत जो कर रहे हो उस मेहनत का ऐसा यूटिलाइज करो कि गूगल एडसेंस से भी बेनिफिट मिले और एफिलिएट मार्केटिंग से भी आपको फायदा मिले, ताकि एक में डबल में काम हो जाए। ठीक है ना, इसके अलावा और भी टॉपिक्स है, एक दो छोटे छोटे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एक है मीडिया बाइंग। क्या होता है मीडिया बाइंग, कोई बता सकता है? एज अ फ्रेशर्स आपको मीडिया बाइंग का काम नहीं मिलेगा, ये तो लिखित में है। ठीक है, कि एज अ फ्रेशर्स मीडिया बाइंग का काम नहीं मिलता है, क्योंकि ये टॉप पोजीशन पे जो लोग होते हैं, मतलब जो पूरा मार्केटिंग मैनेज करता है, जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन मीडिया बाइंग होता क्या है? क्या सर, मीडिया? बाइंग, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी यदि वो अच्छी पोजीशन पे जाओगे तो मे भी आपको ये काम करना पड़े। तो मीडिया बाइंग क्या होता है? वर्ड्स को क्या करो, ब्रेक कर दो, ऑटोमेटिक आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सर, मीडिया बाय करना क्या? हाँ, मीडिया बाइंग मतलब मीडिया को बाय करना। कौन सी मीडिया को बाय करना? कोई भी मीडिया। मीडिया मतलब काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हो या प्लेस बोल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका होर्डिंग हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, टेलीविजन हो गया, ओटीटी चैनल्स हो गया। जितनी भी जगह एड रन होते हैं या एडवर्टाइजमेंट होती है, उस जगह को क्या करना, एडवांस में बाय कर लेना।
क्योंकि सपोज डिजिटल वर्ल्ड में आपको यदि फेसबुक में ऐड रन करना है, आप अभी ऐड दिखाना चाहते हो, तुरंत ऐड दिख जाएगी। लेकिन आपको न्यूज़पेपर में कल ऐड दिखाना है, कहाँ पे? फ्रंट पेज पे। पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं। क्यों? ऑलरेडी मतलब अगर आज कल दिखाना है तो आज का तो ऑलरेडी सब कुछ प्रिंट हो गया होगा या फाइनल हो गया होगा। जी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, ठीक है, और वहां पे कंपटीशन ज्यादा है, तो लोग 5-5 6-6 महीने पहले से एडवांस बुकिंग करके रखते हैं। कुछ कुछ लोग तो साल भर पहले बुक करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा अभी काम चल रहा है, इस डेट पे ये ऑफर मेरा आने वाला है। जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे आता है, क्रिसमस का ऑफर आता है, न्यू ईयर ऑफर आता है, दिवाली ऑफर आता है, या कुछ ना कुछ कैंपेन चलता रहता है। तो उनको पता है ये मेन मेन फेस्टिवल पे मेरा ये सब आएगा, और मेरे को मार्केटिंग करने के लिए ये जगह चाहिए, और कोई और बुक ना कर ले, तो वो एडवांस में हर फेस्टिवल पे उनका जो ईयरली कैलेंडर बनता है, उसके हिसाब से सारे प्लेस को एडवांस में बुक कर लेते हैं। क्या दिखेगा वो नहीं बताते, प्लेस बुक कर लेते हैं, ताकि उस समय उनको 2 दिन पहले भी यदि वो अपना ऐड कॉपी देंगे तो उनका ऐड वहां दिख जाएगा। लेकिन यदि 2 दिन पहले बोलेंगे कि मेरे को वो जगह चाहिए, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मीडिया बाय। कि एडवांस में मीडिया बाय कर लेना, ये कब पॉसिबल है? जब आपकी प्लानिंग पहले से रेडी है। ठीक है। तो ये कौन करता है? ये आपका मेन जो मैनेजर होता है टॉप लेवल पे, वो करता है। कि कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए, कोई इवेंट के लिए, जो भी आपको मार्केटिंग करनी है, कौन कौन से चैनल पे मार्केटिंग करनी है, उसके लिए कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे एडवांस बुकिंग करनी पड़ेगी, तो वो पहले से बुक करता है। अब इन केस आपको बुक करना है तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, आप तो किसी को जानते नहीं हो, तो उसके लिए कुछ ब्रोकर होते हैं, या मैं बोलूँगा कुछ ऐसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या टूल्स है, जिससे आप एक ही जगह बैठ के अलग अलग ये सब काम कर सकते हो। कैसे? तो न्यू टैब में ओपन करो क्या? द मीडिया एंड। गूगल में सर्च करो, वेबसाइट आ जाएगी नंबर 1 पे, द मीडिया एंड। हाँ, क्लिक करो उसको, फर्स्ट वाले को क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एम्पावर ऑल टू एडवर्टाइज। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको एडवर्टाइज करना है, कहाँ करना है? नीचे आ जाओ, थोड़ा सा आपको सारी जगह बताए, बाद में लॉग इन कर लेना है जो भी है। नीचे स्क्रॉल करो थोड़ा सा, ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा ऊपर करो, और ऊपर। हाँ, और ऊपर थोड़ा सा जाओ, ये ऑप्शन आपको दिखेगा, ये रहा। ये कुछ कैटेगरी है अभी ना, ब्राउज मीडिया बाय जेनरल। एयरपोर्ट में आपको ऐड दिखाना है, आप पुणे में बैठ के, मुंबई में बैठ के, दिल्ली के एयरपोर्ट में ऐड दिखा सकते हो, बेंगलोर के एयरपोर्ट में ऐड दिखा सकते हो, मतलब वो जगह बुक कर सकते हो। सेम विद सिनेमा, मतलब थिएटर्स में आपको ऐड दिखाना है, आप अपनी घर में बैठ के थिएटर्स में ऐड दिखाने का बुक कर सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग क्या है, कैटेगरीज है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एयरपोर्ट में ऐड दिखाना है, क्लिक करो एयरपोर्ट पे। ना, अब आपको बता रहा है टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट अभी कितना है, 257 है। ठीक है। डोमेस्टिक एयरलाइंस ये सब अलग अलग आपको दिया हुआ है। अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा, अब आपको चॉइस बता रहे, कैटेगरीज दिखा रहे कहाँ पे। तो सबसे पहला बता रहा है बोर्डिंग पास पे, आपको जो टिकट मिलता होगा उसमें अलग अलग कंपनी के ऐड आते हैं, तो क्या आपको उसमें दिखाना है? उसके बाजू में दिख रहा है मेल ट्रे बोर्डिंग, जो मेल ट्रे मिलती है उस पे एडवर्टाइजमेंट आता है, वहां आपको ऐड दिखाना है। या फिर ई बोर्डिंग पास हो गया, या ई टिकट हो गई, उसमें आपको दिखाना है। सेम विथ, नीचे आप आ जाओ और थोड़ा सा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है, फ्लाइट के अंदर जो सैंपल जो भी आपको मिलता है वो हो गया, अनाउंसमेंट में आपको बोलवाना है, या पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे एलईडी जो स्क्रीन चलती है वहां पे दिखाना है, तो नीचे स्क्रॉल करो, आपको सारे ऑप्शंस एक एक करके दिखते जाएंगे। ठीक है, जितने एयरपोर्ट या एयरलाइंस में ऑप्शंस है एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है, सब में आपको दिखेगा। अब जहां पे भी आपको दिखाना है, कोई भी एक पे क्लिक करो ऊपर में, सपोज हाँ उसमें आपको दिखाना है,
ये तो आपको इमेज में क्लिक किया तो इमेज बड़ी होके आ गई, उसको कैंसिल करो और नीचे एग्जीक्यूट करके लिखा हुआ उसमें क्लिक करो। हाँ, एग्जीक्यूशन डिटेल्स में आ जाओ तो आपको पता चलेगा कितना कॉस्ट लगेगा, कैसा क्या है, सारी चीजें। और कस्टमाइज कोटेशन चाहिए तो फिर आप अपना भेज सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इम्पैक्ट इमेज फॉर्मेट में रहेगा, लीड टाइमिंग कितना रहेगा एक दिन में, ये सब आपको दिखा रहा है। और मिनिमम बिलिंग कितना दिखा रहा है, 12,50,000 रुपए का मिनिमम बिलिंग होना चाहिए, तब आपका एड वहां पे दिखेगा। ठीक है। तो आप लॉग इन करके, आपको बोल रहा है लॉग इन टू व्यू ऑफर्स कुछ दे रहा है आपको, तो लॉग इन करोगे तो हो सकता है कुछ और डिस्काउंट दे, कुछ वो दे। बट आपको यदि बोर्डिंग पास में अपना दिखाना है तो मिनिमम 12.5 लाख रुपए का बिलिंग होना चाहिए। ठीक है। उसके नीचे जाओगे तो आपको साइज वाइज सब दिखाएगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग डिटेल, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको दिखाएगा। ठीक है। आप सेव विथ होर्डिंग क्लिक करो एक बार। अभी आपने लॉगिन नहीं किया करके एयरलाइन में सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि ये सिटी वाइज भी वेरी करता है। जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लाइट्स होती है उसका रेट फिर वैसा होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे बोर्डिंग एयरलाइन इंडिगो का दिखा रहा है, आपको दिख रहा है, ये इंडिगो एयरलाइंस का आपको दिखा रहा है, शायद आपने उसमें क्लिक किया होगा। ठीक है। यही चीज आप एयरपोर्ट में क्लिक करोगे तो सिटी पूछेगा, बैक करो एक बार। हाँ, ठीक है। ये एयरपोर्ट से ऊपर दिख रहा है लोकेशन फिल्टर करने का। ठीक है। आप लोकेशन फिल्टर जैसे कि आपको दिख रहा है, आपने शायद इंडिगो एयरलाइंस में क्लिक किया था इसलिए वो दिखाया था। कोई नहीं, आपको नीचे में दिख रहा है। ठीक है, क्लोज कर दो और एक बार मुंबई में क्लिक करो। मुंबई एयरपोर्ट में क्या दिखा रहा है देखो, नीचे 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 आपको दिख रहा है मुंबई सीधा लिखा हुआ है, मुंबई एयरपोर्ट। इसको क्लोज कैंसिल करो। हाँ, सेकंड नंबर पे मुंबई एयरपोर्ट क्लिक करो उसमें। नीचे स्क्रॉल करो तो आपको देखो ये दिखा रहा है क्या, कहाँ कहाँ पे ऐड दिखा सकते हो मुंबई एयरपोर्ट में। ठीक है। दिखा रहा है डिजिटल स्क्रीन जो लगी है वहां पे दिखा सकते हो। स्टैटिक पैनल मतलब जो फिक्स एलईडी फ्लैक्स जैसा आपको बाहर में दिख रहा है वहां दिखा सकते हो। नीचे वीडियो वॉल करके बना हुआ है वहां दिखा सकते हो। ठीक है। अलग अलग ऑप्शन है प्रीमियम में, और भी नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो भी एयरपोर्ट पे ऑप्शन है वो कोई भी एक पे क्लिक करो, देखो उसमें क्या दिखा रहा है आपको। लॉज, प्रमोशन, स्पेस सब अपनी जगह है। किसी भी एक पे क्लिक करो एग्जीक्यूशन प्लान पे, तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आपको दिखाएगा। ठीक है, ये रहा। मिनिमम 1.5 लाख रुपए आपको स्पेंड करना पड़ेगा मुंबई में ऐड दिखाने के लिए। लीड टाइम क्या बोल रहा है, 3 सेकंड आपको दिखाएगा। ठीक है, ये रहा, इन अ डे, मतलब 3 बार दिखाएगा एक दिन में। और 1.5 लाख रुपए आपसे चार्ज देगा। ठीक है। स्पेंड टाइम 7 दिन का रेट है ना ये। ठीक। नीचे आओगे तो स्क्रीन की साइज, डायमेंशन क्या है, सब आपको नीचे दिखाएगा। आप यहीं से बैठे बैठे जब आप लॉग इन करोगे तो यहीं से बैठे बैठे क्या कर सकते हो, ऐड अपलोड कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, सारा चीज हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, यहीं से सारा चीज आपका हो जाएगा। सेम विथ न्यूज़पेपर में क्लिक करोगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर आएगा सिटी वाइज। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, पुणे में सकाल ज्यादा फेमस है तो वो हो गया, या जो भी ऐसा है वहां कर सकते हो। होर्डिंग्स जाओगे तो स्पेसिफिक एरिया वाइज होर्डिंग भी आपको दिखाएगा, ये एरिया में ये होर्डिंग है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो चाहिए वो कर सकते हो। आउटडोर में होर्डिंग्स आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, बीटीएल में आपका बसेस आ जाएगी, मैगजीन हो गया। टेलीविजन में जाओगे तो फिर अलग अलग चैनल्स बताएगा किस चैनल में ऐड दिखाना। तो आप जो भी कैटेगरी क्लिक करोगे एक जगह से, हर जगह, चाहे वो सोनी लिव हो, चाहे आपका जियो सिनेमा हो, हॉटस्टार में मैच आता है तब हो, सारी चीज आप यहाँ पे बैठे बैठे काम कर सकते हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया बाइंग। तो ये बस एक प्लेटफॉर्म है मीडिया बाइंग की। लेकिन यहाँ से आप एड रन करने के लिए आपको पहली चीज तो इसका नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ से होता है। दूसरी चीज कोई बड़ी चीज नहीं है, आपने फेसबुक ऐड, गूगल एड से सब पढ़ लिया है तो बेसिक चीजें आपको पूछेगा, सारे टर्म से आप अवेयर हो और आप इजिली ऐड रन कर सकते हो। ठीक है। बस यहाँ पे अमाउंट बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, जगह वैसी है तो चार्ज वैसा लगेगा, और आप यदि किसी के लिए प्लान कर रहे हो तो फिर आप भी सर्विस चार्ज वैसा लोगे। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। बट ये तब पॉसिबल है जब आपकी ईयरली सोशल मीडिया कैलेंडर, या मैं बोलूँ ईयरली प्रमोशनल कैलेंडर आपका रेडी है।
कि कब कौन सा इवेंट होने वाला है, कब कौन सा ऑफर आपके कंपनी की तरफ से निकलने वाला है, कब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, तभी तो आप एड रन करोगे। तो वो सब आपको प्लान है, तब तो आप एडवांस में सारी चीज बुक करोगे जहाँ पे पॉसिबिलिटीज कम होती है। जैसे कि एयरपोर्ट की बात करें, पता है मुंबई में एक ही एयरपोर्ट है, तो मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसमें एक ही एलईडी स्क्रीन होगी या 4 एलईडी वॉल होगा, बाहर पे 2 या 5 ऑप्शन होगा, तो जितना है वो तो लिमिटेड है ना। अब इंडिया लेवल पे इतनी सारी कंपनी है, सबको यदि एड रन करना होगा, वहां पे डिस्प्ले करना होगा, तो फिर एक जगह पे एक दिन पे कैसे पॉसिबल है। तो आपको पहले से एडवांस बुक करना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में तो और ज्यादा कंपटीशन है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा एलईडी वॉल पे लिखा है कि दिन में 3 बार दिखाएगा, जो भी टाइम स्लॉट होगा। तो 24 घंटे में 15 लोग भी, 50 लोग भी ऐड रन करेंगे, तो 3 3 बार दिखा के वो काम कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड एक बार में दिख सकते हैं। लेकिन जो बाहर होर्डिंग लगनी है, ऐसा तो नहीं कि दिन में 7 बार लगा रहेगा, नहीं। वो तो लिमिटेड दिन के लिए लगा रहेगा। आपका लगा मतलब दूसरे का दिखना ही बंद। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग चीजों के हिसाब से टाइम बाउंडेशन होता है, या बोल सकते हो कंपटीशन ज्यादा होता है, तो आपको एडवांस में बुक करना पड़ता है। और वो कब पॉसिबल है, जब आपने पहले से प्लानिंग करके रखी है, तब आप एडवांस में बुक करोगे, अदरवाइज तो कर ही नहीं पाओगे। तो वो आपको ध्यान देना है या ध्यान में रखना है। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक यस। किसी को कोई डाउट? ठीक है। नो सर। ओके, तो ये हो गया आपका मीडिया बाय। ठीक है, लोकल एसई हो गया, ये सारी चीज हो गई। और कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में आती है कि छुट्टी हुई है, नहीं हुआ है, तो पूछ सकते हो। या अभी तक के जितना भी आपने पढ़ा है, उसमें से कोई ऐसा चीज जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, कल से कुछ टास्क आपको मिलेगा। क्योंकि आपको यदि डाउट नहीं है, तो फिर मैं अलग अलग टॉपिक वाइज कुछ टास्क दूंगा जो आपको क्लास में करना है, ताकि कोई भी डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। और सारी सर चीज यदि ओके होगी, तो फिर आप जो भी एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम देके आप सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, फिर ले सकते हो। ठीक है। तो एक बार सर आप एक पूरा बार रिवाइज करो। पूरी रिवीजन हाँ, करके आपको कल डाउट्स पूछे तो चलेगा? हाँ, वही बोल रहा हूँ कि एक बार आप लोग पूरा रिवीजन कर लो। ये भी चेक कर लो कि कोई टॉपिक आपको लगता है कि छूटा हुआ है, या नहीं भी छूटा, लेकिन आपने पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आया। तो अभी 2 3 दिन अपन क्या करेंगे, रिवीजन करें। ठीक है, जो भी टॉपिक है आपको लगता है इस वीक में हो जाएगा तो ठीक, लगता है कि एक आध दो और क्लास चाहिए, तो और एक आध दो क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आपकी बैच क्लोज करेंगे। ओके सर। ठीक सर है। और एग्जाम्स का कैसा होगा आप? वो निकिता मैम बताएगी कि आप लोगों का पैटर्न कैसा है, कि ऑनलाइन एग्जाम होगा कि क्या होगा, वो आपको मैम क्लियर कर देगी। ओके ठीक है। ओके। तो सर्टिफिकेट देने का पैटर्न बीच बीच में चेंज हुआ था, इसलिए मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने कभी बात नहीं की है। तो आप अपने ठीक। हिसाब से पूछ लेना कि मोटा मोटी इस वीक में क्लोज हो जाएगा। तो इनके सारी सर्टिफिकेट चाहिए, तो एग्जाम का क्या फॉर्मेट है, कैसा है। ठीक है, तो वो आपको ओके क्लियर कर देंगे कैसा क्या रहेगा। या एक बार ओके मैं भी मैम को बोल दूंगा कि वो आप लोगों के ग्रुप में डाल दे, तो एक बार में सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके सर। यस। ठीक है। तो किसी को कोई और डाउट आज की क्लास में तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्लास यहीं क्लोज करते हैं आज के लिए। और कल पूरा रिवीजन करो। तब तक मैं भी देख लूंगा कि कोई ऐसा टॉपिक जो छूटा होगा तो वो पहले क्लियर कर लेंगे, मतलब देख लेंगे, और फिर आप लोगों के डाउट्स देखेंगे, नहीं तो फिर टास्क मतलब प्रैक्टिकल फिर कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक फिर देखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।